आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 या आप लेक्चर सेकंड भी कह सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो मैंने मार्क किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन लिखी है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है चार्ज के आसपास और सिस्टम ऑफ चार्जेस, या तो चार्ज के आसपास या सिस्टम ऑफ चार्जेस के आसपास, विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल, जिसके अंदर दूसरे चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे और डिटेल में समझाना चाहूँगी। ठीक, अभी हमने एक सिंपल रीडिंग करी है इसकी। इसमें क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो है, स्पेस है किसी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के आसपास, जिसमें दूसरे चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं दो चार्जेस लूँगी यहाँ पर। एक होगा मेरा सोर्स चार्ज और एक होगा मेरा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज में यहाँ नॉट लगाएंगे, इसका मतलब है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल नॉमिनल है या नाम भर की है। ठीक है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो इसके आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। फील्ड मतलब वही लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है किसी चार्ज के आसपास, जिसमें दूसरे चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये फील्ड है, मगर अगर यहाँ कोई टेस्ट चार्ज नहीं हो तो हमें इस फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हमें इस चार्ज के आसपास की जो फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी एक प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे हम पहचान सके कि इसके आसपास कोई फील्ड है या कोई स्पेस है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसको जानने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज का काम क्या है कि जब टेस्ट चार्ज है, आपको एक बेसिक रूल तो पता ही है चार्जेस का, कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये टेस्ट चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा। मान लिया कि अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर है और हमारा सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव नेचर है, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड के अंदर लाऊंगी तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, क्योंकि ये क्या है, लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और मान लिया जाए कि अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव है, अब ये क्या हो गए, अनलाइक चार्जेस हो गए, तो ये आपस में क्या करेंगे, जैसे ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। इससे क्या जानकारी मिल जाएगी कि जो हमारा सोर्स चार्ज है उसके आसपास एक फील्ड है जिस पे टेस्ट चार्ज पे जिसका असर हो रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आएगा कि टेस्ट चार्ज का भी तो अपना फील्ड होगा। हाँ, ज़रूर उसका अपना एक फील्ड होगा, इसलिए ही हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं उसकी स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं, बिल्कुल नाम भर की लेते हैं, नॉमिनल लेते हैं। क्यों नॉमिनल लेते हैं? क्योंकि जिससे कि उसका जो फील्ड है वो क्या हो जाए, काफ़ी हद तक नील हो जाए। क्योंकि उसका फील्ड नील हो जाएगा तो उसका असर सोर्स चार्ज पर नहीं पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि मैं दोनों बराबर स्ट्रेंथ के चार्जेस लेके कहेंगे कि वो भी तो रिपेल होंगे, पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो किसी स्पेस के कारण हो रहा है या उनकी कोई और प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है। इससे हम ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के रूप में इस चीज़ को डिफाइन और अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे कि ये क्लैरिफाई हो जाए कि चार्जेस के आसपास एक स्पेस है या सिस्टम ऑफ चार्जेस के आसपास एक स्पेस है, जिसमें वो दूसरे चार्ज अगर उस फील्ड के अंदर आ गए तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मान लिया जाए चार्ज का फील्ड इतना ही है और मेरा टेस्ट चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, जब तक वो इसके फील्ड के अंदर नहीं आएगा तब तक वो कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जैसे आप अगर मैग्नेट का केस लेते हैं, वैसे यहाँ मैग्नेट का केस यूज़ करना इतना सही नहीं है, पर फिर भी वो चीज़ आपने देखी हुई है तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जब तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, जब तक आप उतने डिस्टेंस पे नहीं लाते, उस फील्ड के डिस्टेंस पे नहीं लाते, तब तक मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते। अगर मैं मान लूँ कि मैंने एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, बार मैग्नेट, और एक बार मैग्नेट यहाँ पे रखा है, तो क्या ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक मैं उसके फील्ड के बिल्कुल पास ना ले आऊँ, उसके फील्ड के अंदर ना ले आऊँ, तब तक वो कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स शो नहीं करेंगे। तो उस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो एरिया है अनलिमिटेड नहीं होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अब जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, स्ट्रेंथ क्या होती है, पावर।
तो अब यहाँ पे अभी जैसे हमने सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की बात की थी, तो मैंने टेस्ट चार्ज कैसे स्ट्रेंथ का लिया था, वीक स्ट्रेंथ का लिया था, और सोर्स चार्ज कैसे स्ट्रेंथ का लिया था, अच्छी स्ट्रेंथ का लिया था। तो ये भी कोई ना कोई क्वांटिटी होती होगी जिसकी मदद से हम इसे डिफाइन करते होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, कोई चीज़ की तीव्रता, कितनी तेज है कोई चीज़। ठीक है, जैसे कि अगर एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि आप कभी भी एक बहुत सिंपल एग्जांपल की, जो है कि हॉट कोई चीज़, अगर आप एक हॉट रोड को टच करेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर जो गर्माहट है बहुत ज़्यादा है। अगर कोई मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई रॉड लेती हूँ तो उसको आप टच करेंगे तो कहोगे कि इसकी इंटेंसिटी कम है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी एक क्वांटिटी से नापते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी एक डेफिनेशन लिखी है, उसे हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है उसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे, हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज पर एक्ट कर रही होती है जो उस पॉइंट पर है। इस पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पर निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि एक पॉइंट वो यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी पर यूनिट चार्ज, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी पर यूनिट चार्ज एक्टिंग एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज पर जो उस पॉइंट पर रखा गया है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो मैंने सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की बात की थी उसी तरह का एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये सोर्स चार्ज है, ये वो पॉइंट है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है। देखो अब क्या है, दोनों क्या है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अभी टेस्ट चार्ज किधर मूव कर रहा है, इधर वो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो इधर की ओर एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, और जैसे इस केस में टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज पर जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, इनवर्ट की ओर लग रही है, क्योंकि ये क्या है, अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू। एफ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कूलम्ब लॉ से दिया जाता है, और क्यू नॉट आपका वो चार्ज है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पर हम निकाल रहे हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि डिनोमीटर में हम नेगेटिव कभी नहीं रखते। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ये भी था कि ये पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही निकाला गया है, क्योंकि किसी चीज़ को हम पॉजिटिव से ही डिवाइड करते हैं, नेगेटिव से डिवाइड नहीं करते। तो यहाँ पर जो है सिर्फ जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव ही लिया जाता है दोनों केसेस पे, सिर्फ सोर्स चार्ज को चेंज किया जाता है। ये एक बेसिक सी चीज़ है जिसमें आपको ध्यान रखना है। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं मैथमेटिकली, हम उसे कैसे यूज़ और उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला दे रखा है। बार बार मैं आपको कह रही थी कि जैसे अगर ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा, अगर हमारा ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज होता है वो, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, उसका चार्ज कैसा होता है, काफ़ी हद तक नील होता है या बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है। इसलिए यहाँ पे लिमिट लगाई गई है। एफ तो आपका कूलम्ब लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए कि डेल क्यू की क्या है, लिमिट बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब कि ये जो चार्ज हमने लिया है जिससे हमने उससे डिवाइड किया है वो, उसकी जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसलिए हम क्यू नॉट यूज़ कर देते हैं, बिल्कुल कि नाम भर का हमने एक चार्ज ले लिया है, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, एफ अपॉन क्यू नॉट हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसे और इलाबरेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, कूलम्ब लॉ से उसका फॉर्मूला ले लिया हमने, कूलम्ब लॉ से किसका, एफ की वैल्यू क्या होती है वो हमने ली। आपको पता है 1/4π Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे Q1 Q2 की जगह एक Q हमारा क्या है, सोर्स चार्ज है, और Q नॉट हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो हम Q नॉट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला Q नॉट से Q नॉट एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो कूलम्ब
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, और क्यू नॉट इस पर कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। चार्ज वैसे तो चार्ज कोई इस पर अफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। अब मैग्नीट्यूड तो आ गया, मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो हमें मिल गई, तो डायरेक्शन कौन देगा, वो हमें देगा उसका आर कैप फैक्टर, जो आर इसकी डिस्टेंस का जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में ये होगा उसका यूनिट फैक्टर हमें इसकी वैल्यू देगा। अब यूनिट फैक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है और उसमें सिर्फ डायरेक्शन होती है, ठीक है। मैथमेटिकली कहे तो आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। आप इसमें पुट भी कर सकते हो, तो ई की वैल्यू बन जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या आर कैप की वैल्यू पुट करेंगे यूनिट वेक्टर की, आर वेक्टर अपॉन आर, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर की क्यूब आर वेक्टर। आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बाद में न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ सकते हैं। अब बात आती है एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एसआई यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एक डायग्राम बना हुआ है स्क्रीन पर, ये आपका पॉइंट चार्ज है, जो आप टेस्ट चार्ज भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही फैक्टर से समझने आसान होता है। तो इस पॉइंट पर एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, उसका जो असर होगा वो हमें निकालना है, क्योंकि क्या पूछा है इस डेरिवेशन में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे हम उस चीज़ के बारे में अब तक बात कर चुके हैं, पर फिर भी इसे एक बेसिकली पूरे डेरिवेशन के तौर पर समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक फोर्स जो लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है एक टेस्ट चार्ज पर जो क्यू नॉट है, किसके द्वारा, एक सोर्स चार्ज जो क्यू प्लस है उसके द्वारा हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली कूलम्स लॉ से ये वैल्यू दे सकते हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, वो हमने वहीं से इस वैल्यू को लिया है, जो उसका हमने क्या लिया है, वेक्टर फॉर्म लिया है, ठीक है। हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसे, आप वहाँ से एक बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। एफ की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप इसे डायरेक्शन दे रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये आर कैप इसे डायरेक्शन दे रहा है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक जो अगर फेमसली हम कूलम्स लॉ को क्या रीड करते हैं, एफ इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 वहाँ पर दो जो चार्ज इन्वॉल्व होते हैं उसका प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो दो चार्ज इन्वॉल्व है वो एक Q है और Q नॉट है, तो इसलिए हमने Q नॉट को वहाँ Q1 Q2 की जगह पे रिप्लेस कर दिया है। अब मैं यूनिट वेक्टर बार बता चुकी हूँ कि आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन होती है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो आर वेक्टर अपॉन आर, तो आर स्क्वायर का क्या चेंज हो गया, आर की क्यूब में, ठीक है। अगर डायग्राम को एक बार देख लिया जाए तो ये सोर्स चार्ज है। अब जैसे जो चार्ज होगा उसका फील्ड ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में हो या जेड डायरेक्शन में हो, वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो वो एक्स में भी होगा, वो वाई में भी होगा, वो जेड डायरेक्शन में होगा। आप कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि एक फ्रूट है, अगर मैं एक कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ, या बॉल, आप बहुत एग्जांपल अच्छा है कि आप समझ सकते, इमेजिन कीजिए एक बॉल आपके पास है, उसके मिडिल में आपका चार्ज है, उसके सेंटर में आपका चार्ज है, और जो उसके चारों तरफ है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो बॉल वो 3D में है, तो उसकी वाई डायरेक्शन भी होगी, उसका एक्स डायरेक्शन भी होगा, और उसका थिकनेस भी होगा, तो वो जेड डायरेक्शन भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए हमने जो क्यू प्लस के चारों तरफ एक्स वाई जेड मेंशन किया है कि वो इसलिए कि हमारा जो फील्ड है वो क्या है, 3D में उसके चारों तरफ स्फेरिकली सिमेट्रिक वे में अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि क्यू नॉट में ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम क्यू नॉट का चार्ज, टेस्ट चार्ज का चार्ज या उसका फील्ड
के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सोर्स चार्ज की फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं उसकी स्ट्रेंथ नाम भर की है, जिसका जो फील्ड होगा बहुत छोटा होगा, जो नाम भर का है या पॉइंट के बराबर होगा, जिसका कोई असर नहीं पड़े। अब यहाँ पे दोनों चार्ज कैसे नेचर के हैं, वो सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, तो हमारा जो फील्ड है वो कैसा हो रहा है, आउटवर्ड नेचर का हो रहा है, ठीक है, वो बाहर को निकल रहा है। अब यही यहाँ पे मान लिया जाए, अगर ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा, तो ये फील्ड कैसा होगा, ये फील्ड होगा हमारा इन्वर्ट के पे, ठीक है। ये डायग्राम हम दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये इन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है क्यू ग्रेटर देन 0 है। कई बार कोई बच्चे समझ नहीं पाते क्यू ग्रेटर देन 0, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो 0 से ऊपर है वो पॉजिटिव होता है, जैसे 5, 6, 7 ये सब क्या है, ऊपर होते हैं ना 0 से। जो 0 से ऊपर है मतलब पॉजिटिव जो है, जो क्यू अगर पॉजिटिव है तो फील्ड कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। क्यू अगर पॉजिटिव है तो फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। और अगर क्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या, क्यू उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, तो क्यू अगर नेगेटिव होगा, क्यू अगर नेगेटिव होगा तो उसका फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड होगा। उसका फील्ड कैसे नेचर का होगा, इनवर्ड होगा। बेसिक यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि वो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, क्योंकि हम पॉजिटिव से ही हमेशा डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उसी को हमने उसके दोनों फॉर्म, ये क्योंकि ई आर को हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों को सिर्फ मेंशन किया गया है। इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। ये इसका मैग्नीट्यूड है, एफ की वैल्यू रखिएगा और उस पर क्यू नॉट से डिवाइड कर लीजिएगा, तो 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। और आर कैप इसे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आर कैप की वैल्यू आर वेक्टर अपॉन आर पुट कर दी गई है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई है 1/4 क्यू अपॉन आर की क्यूब मल्टीप्लाई आर वेक्टर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप देख सकते हैं अगर क्यू ग्रेटर है 0 से, या आप कह सकते हैं क्यू पॉजिटिव है, तो उसका जो फील्ड क्रिएट होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड इन नेचर होगा। कैसा होगा, आउटवर्ड होगा इन नेचर, ठीक है। आप इस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर क्यू लेस देन है 0 से, इसका मतलब क्या है, क्यू नेगेटिव है, क्यू नेगेटिव है और कैसा नेचर है, इनवर्ड इन नेचर है। कैसा नेचर है, इनवर्ड नेचर है। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। अब नेक्स्ट साइड में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। और हम पेयर ऑफ इक्वल और लाइक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। तो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 चार्जेस हैं। क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्जेस। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है, आउटवर्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो आउटवर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वो आउटवर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब वैसे ही जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा प्रोड्यूस करता है, इनवर्ड प्रोड्यूस करता है। या हम ये कह सकते हैं क्यू लेस देन है 0 से, तो वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है, इनवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे वो इनवर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपस में किसी तरह इंटरेक्ट करेंगे। वो फील्ड यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, या आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और आपस में कैसा फोर्स होगा इनके बीच में, अट्रैक्शन का होगा। कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अट्रैक्शन का होगा, ठीक है। तो वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये अट्रैक्शन फोर्स को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2 चार्जेस हैं जो सिमिलर लाइक चार्जेस हैं, तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। आपको पहले ही पता है जो क्यू से ग्रेटर होते हैं, ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों क्यू प्लस आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब क्या हुआ कि रिपेल कर रहे हैं, तो इनकी चार्जेस की लाइन आपस में कैसे कर रही है, रिपेल कर रही है, एक दूसरे को दूर भगा रही है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में
इस तरह से ही आपको ड्रॉ करना है। अगर आपके एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है कि ड्रॉ कीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। अब इस सीरीज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड, एक यूनिफॉर्म फील्ड है, जैसे एक प्लेट है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ से और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव में हमने क्या कहा था कि वो आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये आउटवर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप नेगेटिव में देखें तो वो इनवर्ड, पॉजिटिव में क्या है आउटवर्ड प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या है इनवर्ड प्रोड्यूस करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, मगर यूनिफॉर्मली हो रही है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है। तो यहाँ पर एक जैसा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे नेगेटिव की तरफ इनवर्ड, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, ये प्लेट्स के बीच का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा दिया है। अगर आपके इसमें पूछा जाए तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सबसे पहला सबसे मेन पॉइंट है कि जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, कि फिज़िकल रूप में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ हम इन्हें बेहतर समझने के लिए ये हमने ही इनका डिस्कवर किया है, इमेजिन किया है कि फील्ड्स को हम बेहतर तरीके से समझ सके, मगर ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये इमेजिनरी लाइन है जो हम अट्रैक्शन रिपल्शन के बेसिस पर हमने ड्रॉ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से। जैसे कि हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो वहाँ से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है, मतलब वहाँ से इनका उदय होता है। ठीक है, क्योंकि उनका फोर्स आउटवर्ड होता है और ये जाके कहाँ ख़त्म होते हैं, ये जाके ख़त्म होते हैं कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज में, टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव चार्ज में। जैसे कि ये एक सिंपल सा मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन तो नहीं है, पर समझने के लिए काफ़ी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं इस केस में पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो रहे हैं किस पर, नेगेटिव चार्ज पर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो टेंजेंट ड्रॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगभग सर्कुलर इन नेचर होती है। ठीक है, तो अगर उसके जैसे अगर सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो अब इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो किसी एक पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, कहीं पे भी एक पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो वो क्या देता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वो बताता है। जैसे अगर एक लाइन यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, तो वो बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है कि टेंजेंट ड्रॉ टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की उसी पॉइंट पर। एक बार रिपीट और करना चाहूँगी, जो टेंजेंट ड्रॉ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पे, वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर, डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर। ये नहीं कि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार रीड कर लेते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में कभी भी इंट्रैक्ट नहीं करते। अगर वो इंट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, जिस पॉइंट पर वो इंट्रैक्ट करेंगे वहाँ पर दो टेंजेंट हो जाएंगे, और दो टेंजेंट का मतलब है एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू देन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट, मीन्स two direction of electric lines at a single point, which is impossible. Two direction electric field line at a point which is impossible. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर इंट्रैक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगे, दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज समझ में आ गया होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पार्ट 2 में जितना हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। प्लीज़ अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक।